नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 3, संख्याओं की कहानी। ये बिल्कुल बेसिक है मैथ का और मैं कहता हूँ कि यदि आपको बिल्कुल पूरी तरह तैयार होके चलना है तो प्रत्येक चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ना होगा और आपका कभी भी मैथ में कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना हो जो आपको समझ में ना आए, इसलिए लाइन टू लाइन का कंसेप्ट हम लेके आए हैं। आज के जो लेक्चर में हमारी जो स्टोरियां पुरानी कि कहाँ से मैथ की शुरुआत हुई वो हम पढ़ेंगे। आपको ज़्यादा सुनना है और ज़्यादा ही सोचना है, उस बारे में विचार करना है। तो चलिए शुरुआत करते भी। तो सबसे पहले हमारी जिज्ञासा से स्टार्ट होती है कहानी कि जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तो ये एक रीमा नाम की लड़की है। आप रीमा को छोड़िए, आप खुद से सोचिए जो बातें मैं आपको बताता हूँ। आज के लेक्चर में आपको सुनना है और सिर्फ विचार करना है और आपको मजेदार ये लेक्चर होने वाला है भी। तो रीमा की एक स्टोरी है। एक शुष्क दोपहर में रीमा एक पुरानी पुस्तक के पर्स पलट रही थी, तभी एक पन्ना ये पुस्तक से निकलकर हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। एक पन्ना था, वो उड़कर जमीन पर जा गिरा उसकी पुस्तक से। मान लो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं और एक पेज आपकी कॉपी से या नोटबुक से उड़कर दूर गिर गया अभी। उसने उस पन्ने को उठाया और उस पर बने कुछ अलग प्रकार के प्रतीकों को एकटक देखने लगी। ओह, यह क्या है? वह अचंभित हुई। उसकी किताब में से एक पेज उड़ा और वो दूरी पे जा गिरा। और जब उसने वो पेज उठा के देखा, अरे उस पे कुछ निशान बने हुए थे। वो निशान किस चीज के थे, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा अचंभित हुई भी। रीमा उस पन्ने को लेकर अपने पिताजी की ओर दौड़ी। है कोई गुप्त खजाना हो उसे, वो तुरंत अपने पिताजी के पास गई। यदि आप उसकी जगह होते तो आप किससे पूछते उस पेज के बारे में कि निशान क्या है भी? आपका कोई भैया है, माता है, पिता, जो भी, उसके बारे में एक बात जरूर बताएं कि आप किससे पूछते भी। उसके पिताजी ने उस पुण्य को देखा और मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, 4000 वर्ष पूर्व एशिया के पश्चिमी भाग मेसोपोटामिया नामक एक स्थान पर एक सभ्यता फली फूली थी। हमने सामाजिक विज्ञान में ये चीज पढ़ी थी कि आज से लगभग 4000 साल पहले भी, लगभग 4000 वर्ष पूर्व भी, एशिया के पश्चिमी भाग, जो एशिया है ना आपका महाद्वीप, आप पढ़ के नहीं आए सामाजिक में कि आपका एशिया महाद्वीप है और ये आपका अफ्रीका, ये यूरोप है। तो एशिया के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। यहाँ पर भी हम सामाजिक सारी चीजें ऐड होती है सब्जेक्ट में, आपको मजा आएगा। तो यहाँ पे एक पुरानी सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया भी। एक सभ्यता फली फूली थी। यह वह स्थान है जहां जिसमें वर्तमान समय के इराक का एक बड़ा क्षेत्र है, कुछ अन्य पड़ोसी देश सम्मिलित। जहां पे मेसोपोटामिया सभ्यता थी ना, वहां पर आज का इराक शहर है भी, उसका अधिकांश क्षेत्र मेसोपोटामिया वाली जगह पे था। ठीक है। और उसके आसपास के देशों का भी कुछ हिस्सा था जहां पर ये मेसोपोटामिया फैली हुई थी। चीजें क्लियर करते हुए चले। उनके यह अंक लिखने का तरीका था, ये देखिए भी आप, ये जो मेसोपोटामिया वाले लोग थे ना, तो वो अंक कैसे लिखते थे भी? वो अंक इस प्रकार से लिखते थे जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं भी। आपको बड़ी हैरानी होगी, सर ये कैसे अंक है भी? हाँ जी, ये ऐसे ही अंक लिखते थे जैसे आप बोर्ड पे दिख रहे। जैसे आप ये एक लिखते हैं ना, आप एक ऐसे लिखते हैं, दो ऐसे लिखते हैं, तीन ऐसे लिखते हैं, चार। तो उस प्रकार ये अंक लिखने का उनका तरीका था मेसोपोटामिया वालों का। रीमा की आंखें चमक उठी जैसे आपकी आंख चमक उठी कि ये देखिए इस प्रकार की गिनतियां होती थी। आपको भी हैरानी होती होगी। हाँ जी, मेसोपोटामिया में इस प्रकार की गिनती होती, इस प्रकार अंक थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये विभिन्न प्रतीक संख्याएं थी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उठने लगे, जैसे आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहे हैं, सर जीरो कहाँ गई? ये तो 1 से लेके 9 तक है, जीरो कहाँ पर है? ठीक है, जोड़ कैसे करते होंगे, गुणा कैसे करते होंगे, भाग कैसे करते होंगे? रीमा की आंखें चमक उठी। क्या सच में ये विभिन्न प्रतीक संख्याएं थी? जिसकी जिज्ञासा और बढ़ गई, उसके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उठने लगे। आपके मस्तिष्क में, दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहे हैं? सोचिए, 1 मिनट का वीडियो को रोक लीजिए और सोचिए भी। अब उसके मन में क्या क्वेश्चन थे भी? मनुष्य ने कब से गिनना प्रारंभ किया होगा भी?
स्टार्टिंग में तो गिनती आई नहीं होंगी, तो मनुष्य ने गिनना कब से प्रारंभ किया होगा? उन्हें गिनने की आवश्यकता थी, क्या वे गिनते थे? उन्हें गिनने की क्या आवश्यकता थी? जब मनुष्य था तो मनुष्य को स्टार्टिंग में क्या गिनना उन्होंने स्टार्ट किया और क्यों पड़ी उसको गिनने की आवश्यकता भी? मेसोपोटामिया के लोग 20, 50, 100 को कैसे लिखते थे? क्योंकि ज़ीरो उसमें था नहीं, ज़ीरो उसमें था नहीं, तो आपके इनको कैसे लिखते होंगे? मनुष्य कब से संख्याओं को आधुनिक रूप में लिखना आरंभ किया? आधुनिक रूप मतलब जो संख्या आप लिख रहे हैं ना, आपको अब तक ऐसा लग रहा होगा कि ये अंक ऐसे 1, 2, 3, 4 ये आपका आधुनिक तरीका संख्याओं का लिखने का। तो ये कब से लिखना स्टार्ट किया है अभी? क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने देखा कि ये गिनतियाँ इस प्रकार से नहीं लिखा जाता था एक को एक। आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहे होंगे भी। इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं लेक्चर आपका इतिहास का भी लेक्चर है भी, हिस्ट्री का भी। आपको चीज़ें समझ में आएँगी। अब मेसोपोटामिया वाले कैसे लिखते थे आप पहचान जाओगे ना कि किस प्रकार से लिखते थे। सर इस प्रकार से लिखते थे भी। आप कहेंगे बॉक्स कैसे हैं भी? ठीक है, मैं आपको निशान बना के कई बार आपको पेपर में पूछ लेगा अभी, मेसोपोटामिया के अंक बनाइए भी, तो आप किस प्रकार बनाएँगे? इस प्रकार से आपको ये बना दिया, आपको ये 1 हो गया, 2 बनाना है आपको, तो 2 आपको इस प्रकार से बनाना है अभी, ठीक है? 3 बनाना है, तो 3 आपको ट्रायंगल बनाते हैं ना उल्टा भी, त्रिभुज आपको उल्टा बनाना है और ये भी। ये 3 हो गया, फिर 3 के नीचे 4 मतलब ऊपर वाली लाइन में सिर्फ 3 हो सकते हैं, एक लाइन में कितने हो सके 3। फिर 3, 4 ये हो गया, 4 बनाना होगा तो आपको कहाँ बनाएँगे? ऐसे बनाएँगे 4। आपको आगे बस हम एक लाइन में 3 है, ये 9 तक आपके जाते हैं। तो मेसोपोटामिया वाले अंक आपकी समझ में भी आ गए और आपको बनाने भी आ गए भी। अब हम आगे बढ़ते हैं भी। रीमा की जिज्ञासा को भांपते उसके पिताजी ने बताना शुरू किया कैसे संख्या व संख्या निरूपण का विचार समय के साथ भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित होते हुए अंततः अपने आधुनिक रूप में पहुंच गया। अब है कि किस प्रकार से संख्याओं की गिनती स्टार्ट हुई और किस प्रकार हम 1, 2, 3, 4, 5 इन अंकों तक पहुंचे भी। ठीक है, अब समझ लीजिए भी संख्याओं की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट हुई, उसके पिताजी उसका जवाब देते हैं इन सवालों का, जो सवालों के जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं भी। अब आप उनके साथ अतीत में यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। हमें क्या पढ़ना है कि अलग-अलग जगह अलग-अलग निशान संख्याओं के आए भी, ठीक है? फिर ये पूरे संसार वाले 1, 2, 3, 4 इस अवस्था में कुकर कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4 इसको पढ़ते भी। शताब्दियों पूर्व भी पाषाण युग से मनुष्य को गिनती करने की आवश्यकता हुई भी। तो मनुष्य को गिनती करने की आवश्यकता हुई, उसे गिनती करना ज़रूरी हो गया। वे अपने पास उपलब्ध फल, सब्जी, अनाज इत्यादि की मात्रा, अपने पशुधन की संख्या, वस्तुओं के व्यापार संबंधी विवरण, अनुष्ठानों में दी गई भेंट की संख्या आदि को निर्धारित करने के लिए किया करते थे। अब गिनती वो कैसे करते थे भी? आपको बताया कि पुराना आदिमानव शिकार करता था, ठीक है? उसने कितने शिकार किए, उसके पास पशु पालता था, कितने पशु है, तो वो कैसे गिनती करता होगा अभी? 1, 2, 3, 4 नहीं थे भी, हाथों से शायद। क्या वो हाथों से गिनती करता होगा? तरीके आएँगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप मान लो आपके पास गिनतियाँ नहीं पता आपको 1, 2, 3, 4 तो आप आपके पास पशु है, आप उसकी गिनतियाँ कैसे करेंगे भी? ये तो थी उसको किस लिए संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, गणना की आवश्यकता पड़ी क्योंकि इनको निर्धारित करना था कि उसके पास कितनी चीज़ें हैं भी। कितना उसे दान देना है, कितने पशु हैं उसके पास, कितना धन हुआ है, क्या-क्या चीज़ें हुई, उस सब की गणना के लिए उसको संख्याओं की आवश्यकता हुई भी। वे विगत दिनों की जानकारी भी रखना चाहते हैं जिससे यह जान सके कि पूर्वानुमान कर सके कि अमावस्या, पूर्णिमा, किसी ऋतु का आगमन जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं कब-कब घटित होती होंगी भी। तो उन्होंने कुछ चीज़ें थी कि बारिश कब आएगी, दिनों को भी गिनना था उनको। तो मतलब बहुत जहाँ आज आप गिनतियों का इस्तेमाल करते हैं ना, उन चीज़ों में आपके घरेलू जीवन में वही चीज़ों की गिनती के लिए उनको आवश्यकता पड़ी गणना की भी। चीज़ें क्लियर है? यद्यपि जब वे ऐसी संख्याएं बोलते या लिखते थे तो वे आधुनिक संख्याओं का उपयोग नहीं करते थे जिनका हम वर्तमान में करते थे। अब एक व्यक्ति को गिननी है अपने पास, जैसे आपको गिनना है भी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप क्या यूज करते हैं? 1, 2, 3, 4 आप तुरंत लिख देते हैं कि सर हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 2 इस प्रकार से, 3 होंगे तो 3 लिख देंगे, 4 होंगे तो 4 लिख देंगे, 5 होंगे तो 5 लिख देंगे। लेकिन उस समय ऐसी गिनतियां नहीं थी। तो आपके मन में क्वेश्चन है सर फिर वो गिनती कैसे करते थे? चलिए भी उसी पे आते हैं हम।
वर्तमान में उपयोग की जाने वाली आधुनिक मौखिक व लिखित संख्याओं की संरचना की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व भारत में हुई थी भी। अब समझ लो बात ध्यान से। जो ये आपकी आधुनिक थी ना, जो आधुनिक व मौखिक व लिखित संख्याएं, ये 1 2 3 4 आप लिखते हैं और बोलते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 4, इनकी खोज भारत में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? सबसे पहले भारत में हुई थी, आपकी हजारों वर्ष पूर्व हुई। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे यजुर्वेद संहिता की 10 की गाथों के आधार पर संख्याओं के नाम का उल्लेख है, वैसा ही जैसा आज हम उन संख्याओं को मौखिक रूप में पढ़ते हैं। इसने कहा कि हमारा एक वेद है, कौन सा? यजुर्वेद। भी कौन सा वेद है? यजुर्वेद। आपको पता है वेद क्या है? भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? आपके वेद हैं। प्राचीन ग्रंथों में से जो ग्रंथ, उनमें वेद भी शामिल है। और वेद में जिक्र है, जो 10 की पावर लिखते हैं ना आप, जैसे 10 की पावर 10 है आपका, शत है, हजार है, 10,000 है, आदि। 10,000 को क्या बोलते थे? जो आपके सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको बच्चे बड़े एग्जाम की तैयारी करें, उनको ऐसे वर्ड ध्यान में रखने होंगे। अयुत का मतलब क्या? अयुत का मतलब है 10,000। अयुत का मतलब क्या है? 10,000। जो आपका ऋग्वेद यजुर्वेद है, उसमें आपका अयुत लिखा हुआ, जिसका मतलब क्या है? आपका 10,000 है। 10 से 12 उसके आगे की संख्याओं को सूचीबद्ध किए गए हैं। वर्तमान में 0 से लेके 9 अंकों का प्रयोग जिस प्रकार हम अपनी संख्याएं लिखते हैं, उसकी उत्पत्ति और विकास भी लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था भी। इसने कहा कि भारत में जो 0 से लेके 9 तक जो अंक हैं आपके, उसकी उत्पत्ति भी, ये तो क्या था? शाब्दिक रूप था। 10,000 इस प्रकार से, ऐसे नहीं था 10,000 भी। 10,000 आपका ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ठीक है? इस फॉर्म में नहीं था 10,000 यजुर्वेद में। किस फॉर्म में था? इस फॉर्म में था अयुत। अयुत का मतलब 10,000। एक के लिए क्या लिखा था? एकक। 10 के लिए 10, 100 के लिए शत, और 1000 के लिए सहस्त्र शब्द इस्तेमाल था। और 10,000 के लिए क्या था? अयुत शब्द इस्तेमाल था यजुर्वेद में। शब्दों में, अंकों में नहीं थे। आप याद रखना भी, अंक उस समय नहीं थे। अंक कब आए? लगभग 2000 साल पहले भी। कब आए? 2000 साल पहले आए थे भी, जिसे तब एक बिंदु के रूप में चिन्हित किया जाता था भी। तो जीरो है ना, जीरो, जीरो को पहले हम ऐसे नहीं लिखते थे भी। 2000 साल पहले जीरो को ऐसे नहीं लिखते थे। कैसे लिखते थे? ऐसे बिंदु के रूप में लिखते, जैसे आप डॉट लिखते ना, तो ऐसे हम लिखते थे भी। को मिलाकर 10 अंकों का उपयोग करके लिखी गई संख्याओं का पहला ज्ञात उदाहरण यहां पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला जो ज्ञात उदाहरण है, जब आपने अंकों का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग तो आपने यजुर्वेद में कर लिया। एक को एक कह दिया, 10 को आपने 10 कह दिया, 100 को आपने शत कह दिया, 1000 को आपने सहस्त्र कह दिया, और 10,000 को आपने अयुत कह दिया। ये बात आपको याद है। अब अंकों का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ, ये बात मुझे बता दीजिए। आपको किसी इतिहास की बुक में नहीं मिलेंगी ये बात भी, और आप ढूंढते रहोगे सर ये बात कहाँ से हमें मिली भी। ये मैथ में दे रखी, आपके इतिहास का क्वेश्चन पूछ लेगा भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइन टू लाइन एक बार पढ़ लीजिए भी। तो उदाहरण पहला, बक्साली पांडुलिपि भी लगभग तीसरी शताब्दी में मिलता है। ठीक है, 10 अंकों का प्रयोग, ये आपकी बक्साली पांडुलिपि। ये देखिए, आपको डॉट के रूप में दिख रहा होगा यहाँ पर भी। यदि आप साफ देख पा रहे हो तो ये आपकी जीरो है भी। और ये संख्या अंकों का प्रयोग करके लिखी हुई है पहली बार। शब्दों का प्रयोग नहीं, ये अंक है। अंक धीरे धीरे मॉडर्नाइज हुए कि एक को हम पहले कैसे लिखते थे, फिर कैसे लिखने लगे, फिर, लेकिन ये क्या? अंकों के रूप में। यह ध्यान रखना है, पहली बार संख्याओं का अंकों के रूप में प्रयोग हमें किस हाथ से मिलता है? बक्साली पांडुलिपि से भी। फिर क्या हुआ? 499 सामान्य संवत में आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ जिन्होंने 10 प्रतीकों वाली भारतीय पद्धति को पूर्णतः स्पष्ट किया और इसका उपयोग करके वैज्ञानिक गणनाओं की व्याख्या की भी। तो आर्यभट्ट ने क्या किया? 10 संख्याओं की, 10 जो अंक थे आपके, उसकी स्पष्ट व्याख्या कर दी और भारतीय प्रणाली बना दी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये क्या है? 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, सब कुछ बना दिए। किसे? 10 अंकों के। तो आपको पता है कि 9 तो थे आपके, तो जीरो को इन्होंने कैसे लगा लिख दिया? ऐसे लिख दिया कि जीरो पहले डॉट के रूप में जो लिखी जाती थी, उसको कैसे लिख दिया इन्होंने? ऐसे लिख दिया अभी। भारतीय संख्या पति लगभग 800 सामान्य संवत तक अरब जगत में पहुंच गई भी। अब भारत वाले गिनती करने लगे, भारतीयों को क्या आ गई? गिनती आ गई। अब उन्हें किसी निशान की जरूरत नहीं थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके वो गिनने लगे। अब भारत वाले व्यापार किससे करते थे? भारत वाले व्यापार करते थे अरब देशों के साथ भी। अब देखिए भारत का एक बार एशिया का मानचित्र फिर समझिए कि ये आपका एशिया है,
ये आपका क्या है, एशिया महाद्वीप। आप कहेंगे सर एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे अरब देश थे भई, ईरान, ईरान, इराक, ये वाले ना सारे अरब देश थे, सऊदी अरब है यहाँ पर, और भारत आपका यहाँ पर था, इनके साथ व्यापार करता था। तो ये व्यापार करने आगे तो भारत में ये संख्याएं भी सीख गए भी, क्या है, संख्याएं भी सीख गए, इन्होंने अंकों को लिखना भी सीख लिया। आप कहेंगे ठीक है सर, पहले भारत वालों ने आर्यभट्ट ने इनकी रचना कर दी 10 अंकों की, अब ये ईरान वाले जो अरब वाले हैं ये इनसे लिखना भी सीख गए भी। इसे महान पारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी, जिनके नाम पर एल्गोरिदम शब्द बना भी। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है भी। महान पारसी गणितज्ञ था अल ख्वारिज्मी भी, जिनके नाम पर एल्गोरिदम एक शब्द आएगा, आप आगे जाके पढ़ेंगे बड़ी कक्षा में एल्गोरिदम, इनके नाम पे अपनी पुस्तक ऑन द कैलकुलेशन विद द हिंदू न्यूमेरल भी। अब देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं ना, ये इसको स्किप कर सकते हैं चीज को, उन्हें बस ध्यान से सुन लीजिए। जो आप चाहते हैं कि बड़ी कक्षा, बड़ी तैयारी हम करें, बड़े एग्जाम हम दें, तो ये फैक्ट आपके काम आने वाले हैं भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने पारसी गणितज्ञ थे अल ख्वारिज्मी भी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी कौन सी, ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदी न्यूमेरल्स, और प्रसिद्ध दार्शनिक अल किंदी ने अपनी पुस्तक ऑन द यूज ऑफ द हिंदू न्यूमेरल भी। तो ये दो पुस्तकें आपको याद रखनी है जी। जो अल ख्वारिज्मी की थी वो थी ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमेरल्स, और जो किंदी थी पुस्तक ऑन द ऑफ द हिंदू ऑन द यूज भी। तो आप कहेंगे सर इनमें दोनों में कंफ्यूजन हो गया, दोनों एक जैसी पुस्तक लग रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों पुस्तकों में क्या है, कि अल ख्वारिज्मी है भी, क्या है, अल ख्वारिज्मी। आप कहेंगे सर अल ख्वारिज्मी है भी, ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमेरल्स भी, क्या है, विद हिंदू न्यूमेरल्स। ये मान लो कि ओल हो गया ना, और ख्वारिज्मी, तो ये तो क्या था, विद हिंदू न्यूमेरल्स, हिंदू न्यूमेरल्स के साथ भी। ओल क्या थे, यहां से अल से आपका क्या बन जाएगा, ओल बन जाएगा। ओल, ओल माने विद, साथ होता है ना, सारे साथ थे भी, विद हिंदू न्यूमेरल्स। और ये क्या था आपका, अल किंदी, क्या था, अल किंदी। किंदी ने क्या किया था, यूज किया था भी, किंदी ने क्या किया था, यूज, ऑन द यूज ऑफ द हिंदू न्यूमेरल्स, किंदी ने क्या किया था, यूज किया था भी, किंदी ने क्या किया था, यूज किया था। और ख्वारिज़मी में क्या था, विद हिंदू न्यूमेरल्स भी, कैलकुलेशन की थी भी। ख्वारिज़मी ने क्या की थी, कैलकुलेशन, यहां से याद रह जाएगा। और किंदी ने क्या किया था, यूज किया था। ख्वारिज़मी ने कैलकुलेशन। क्लियर, दोनों पुस्तक याद हो जाएंगी, याद करनी आवश्यक है आपको, अब नहीं तो आप जब बड़े एग्जाम देंगे कम्पिटिटिव लेवल के, तब आपके ये काम आएगी भी। क्लियर, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। और उनके माध्यम से अरब जगत में लोकप्रिय बना दिया भी। लगभग 1100 सामान्य शब्द फिर पहुंच गई 1100 में भी, 800 के आसपास, 800 ईस्वी में तो कहाँ पहुंच गए, अरब में भी। तो अब 1100 ईस्वी आ गई, अरब जगत से हिंदू जगत यूरोप और अफ्रीका के कुछ भाग में पहुंचे भी। अब अरब वाले थे ना, उनसे व्यापार करते थे यूरोप वाले, अब वो यूरोप वालों को पता लग गया, मतलब अंग्रेजों को भी यह जो संख्या पद्धति थी इसका पता लग गया भी। यद्यपि अल ख्वारिज़मी द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द कैलकुलेशन विद द हिंदू न्यूमेरल्स का लैटिन में अनुवाद हो चुका था भी, लैटिन भाषा में उनका अनुवाद हो चुका था भी, परंतु वास्तव में ये इतावली गणितज्ञ फिबोनाची ही थे, जिन्होंने लगभग 1200 सामान्य समय में भारतीय संख्या पद्धति को यूरोप में अपनाने के लिए तैयार किया भी। तो जो आपके इतावली गणितज्ञ थे भी, कौन से, फिबोनाची, क्या थे, फिबोनाची। तो जो आपकी ख्वारिज़मी वाली पुस्तक थी, ख्वारिज़मी ने क्या किया था, कैलकुलेशन विद द यूज ऑफ द हिंदू न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशन वाला हो जाएगा विद हिंदू न्यूमेरल्स। तो उसका आपका अनुवाद भी हो चुका था, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, उन्होंने इतना ज़्यादा इसको नहीं समझा। लेकिन जो ये फिबोनाची था ना, इसने यूरोप वालों को बताया कि इस प्रकार से, मतलब उसने सही ढंग से इसको समझाया, हिंदू जो संख्या पद्धति थी इसका यूरोप में भी। तो मतलब हिंदू से स्टार्ट होके वो आपकी अरब देशों में पहुंच गई, अरब से कहाँ, यूरोप में पहुंच गई भी। परंतु उस समय रोमन अंक यूरोपीय विचारधारा और लेखन में इतने गहराई से जुड़े हुए थे कि कई शताब्दियों तक भारतीय अंकों का व्यापक प्रयोग नहीं हो पाया भी। तो उस समय क्या थे, रोमन जो अंक थे भी, रोमन आप देखते हैं ना, आप कहेंगे सर रोमन कौन से हैं भी, ये वाले भी, 1 2 3।
तो कहता है कि ये ज्यादा अंक बहुत ज्यादा प्रचलित थे, इसलिए जो भारतीय अंक थे ना, उन्होंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बस इन अंकों का प्रयोग करते थे, रोमन आपकी पद्धति का भी। किंतु यूरोपीय पुनर्जागरण के समय 17वीं और शताब्दी तक इन्होंने अपना नितांत आवश्यक हो गया था, अन्यथा इससे उसे समय की वैज्ञानिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती भी। और जब 1700 का आया, आपका 17वीं 18वीं शताब्दी आई, तो जब इन्होंने विकास करना आरंभ किया, तो उन्होंने इस पद्धति को भी अपनाया यूरोप वालों ने, क्योंकि जो वैज्ञानिक चीजें थी, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जहाँ पे आपके शोध हो रहे थे, वहाँ पे रोमन संख्याओं से इतना ज्यादा आपको आसान नहीं होता था, तो इसलिए उन्होंने भारतीय संख्या पद्धति को अपनाया भी। 2000 साल पहले आपका भारतीय जो अंक है वो आए, जो आपके 5वीं शताब्दी में जो आपका आर्यभट्ट था, उसने 10 अंक आपके बना के दे दिए, और लगभग 8वीं शताब्दी में क्या हुआ कि वे अंकों का प्रचार यूरोप आपका अरब देशों में हो गया भी। अरब देशों के जो थे आपके अल किरी और एक अल ख्वारिज्मी था भी। अल ख्वारिज्मी ने 2 पुस्तक लिखी, एक पुस्तक लिखी कौन सी, जिसमें आपका था कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमेरल्स, और जो आपकी अल किरी ने लिखी वो क्या थी, यूज ऑफ हिंदू न्यूमेरल्स। चीजें क्लियर। तो वहां से इन्होंने वहां पे फेमस बनाया, फिर आपका यहाँ कहाँ पहुंच गया, यूरोप में भी। मतलब संख्याओं की इजाद कहाँ हुई, संख्याओं की इजाद हुई भारत में, भारत में उन्होंने जन्म दिया भी। तो अब 3 महाद्वीपों पे ये चीजें फैल चुकी है, यूरोप में फैल चुकी है। प्रत्येक संभावित संख्या को 10 प्रतीकों, जिसमें से प्रत्येक का एक स्थानीय मान तथा एक निरपेक्ष मान हो, के समूह द्वारा व्यक्त करने की शुद्ध पद्धति भारत में विकसित हुई। उसने कहा कि जो भी संख्या आपको लिखनी है भी, कोई भी संख्या आपको लिखनी, किसी भी चीज की गणना करती है, तो उसके लिए 10 चिन्ह बना दिए गए हैं, और 10 चिन्ह के प्रयोग से आप सारी की सारी संख्याएं लिख सकते हैं भी। ये इन्होंने बता दिया भी। ये पद्धति कहाँ विकसित हुई, भारत में। वर्तमान में यह विचार इतना साधारण लगता है कि इसकी उपयोगिता और अति की महत्ता और अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसकी सरलता इस बात में नहीं थी कि गणनाओं को सरल बनाया गया और अंक गणित को उपयोगी आविष्कारों में स्थान दिलवाया गया। तो इसने कहा कि ये विचार बड़ा साधारण लगता है कि संख्या 10 संख्या बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और सारी गणना हम करने लगे। लेकिन ये जो खोज है ना, ये बड़ी भयंकर है, भयंकर मतलब बहुत महत्वपूर्ण है भी। ये कहा है आपका पीरे साइमन लाप्लस ने भी। ठीक है, इसको अधिक महत्व नहीं दिया जाता अभी। इसकी सफलता इस बात में नहीं थी कि इसने गणनाओं को सरल बना दिया अभी। क्या बना दिया, गणनाओं को सरल बना दिया। यदि आपको रोमन में सारी चीजें लिखनी पड़ती, जोड़ घटा भाग गुणा, ये सारे सवाल अगर रोमन में निकालने पड़ते ना, तो आपको नानी याद आ जाती भी। लेकिन फिर भी इस पद्धति को, जो 10 अंकों की पद्धति दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता अभी। क्यों नहीं दिया जाता, ये हम क्या बाद में विचार करेंगे भी। तो अब तक आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब तक तो आपको सिर्फ सुनना था। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ाता चलूंगा, जहां समझ में ना आए वहां कमेंट करके पूछ देना भी। इसके उपरांत 10 अंकों का प्रयोग प्रत्येक महाद्वीप तक विस्तारित हो गया, और वर्तमान में विश्व के प्रत्येक कोने में प्रयोग किए जाते हैं ये सारे के सारे 10 के 10 अंक भी। चीजें क्लियर, हाँ सर, चीजें क्लियर भी। यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय संख्याकों की समझ अरब जगत से प्राप्त किया था। अपने यूरोपियन परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस संख्याओं को अरबी संख्या कह दिया भी। अब देखिए, यूरोप वाले थे ना, तो यूरोप वालों ने ये जो अंक है ये कहाँ से प्राप्त किए, उन्होंने सीखे सर अरबी वालियों से। क्योंकि अरब वाले कहाँ से सीख के गए थे, भारत से, और यूरोप वालों ने कहाँ से सीखी, अरब से, तो उन्होंने ये संख्याएं बोल दी अरबी भी। दूसरी ओर, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, अरब विद्वानों जैसे अल ख्वारिज्मी, अल किंदी ने हिंदू संख्यांक कहा। क्या कहा है, हिंदू संख्याक कहा है, हिंदू न्यूमेरल्स कहा है। आपको आगे बात समझ में। यूरोप में औपनिवेशिक काल में यूरोपीय शब्द अरबिक संख्याएं व्यापक रूप से प्रचलित हुआ। यद्यपि वर्तमान में इस त्रुटि को यूरोप सहित विश्व की अनेक पाठ्य पुस्तकों और दस्तावेजों में सुधारा जा रहा है। वर्तमान में संख्याओं के लिए हम जिन सर्वाधिक प्रचलित शब्दावलियों का उपयोग कर रहे हैं वे हिंदू संख्यांक है भी। इनको क्या कहा जाता है, हिंदू संख्यांक। क्या है आपका, ये हिंदू संख्यांक है भी। लेकिन जो यूरोप वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरबियों से सीखा था ना, उन्होंने ये नहीं सीखा कि अरबी कहाँ से सीख के आए हैं, तो उन्होंने इनको नाम दे दिया अरब संख्यांक। लेकिन फिर जो अरबियों की जो पुस्तक थी, जो इतिहास सामने आया, उन्होंने दे रखा था 2 बुक आपको, दोनों बुक आपको बताई थी ना, कि जो आपके अरब विद्वान हैं, अल ख्वारिज्मी और अल किंदी,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि ये तो हिंदू क्या है, संख्यांक है। अब सारे इतिहासकार क्या हैं, सारी जो पुस्तकें जहाँ पे अरब संख्यांक है, उनकी जगह बदला जा रहा है क्या नाम, इनको नाम दिया जा रहा है हिंदू संख्यांक या भारतीय संख्यांक। चीजें क्लियर आपको? भारतीय संख्यांक एवं संक्रमणकालीन हिंदू अरबी संख्यांक है। यहाँ बात देने योग्य है कि हिंदू शब्द किसी धर्म को नहीं परंतु क्षेत्र या वहां के लोगों को संदर्भित करता है जहां से ये अंक आए हैं। अब आप सोचते होंगे हिंदू संख्यांक का मतलब क्या है, कि हिंदू संख्यांक का मतलब है आपका कि हिंदुओं ने बनाया, हिंदू मतलब हिंदू धर्म। लेकिन ध्यान में रखना, हिंदू संख्यांक का मतलब यहाँ पे हिंदू धर्म नहीं, ये हिंदू क्षेत्र है जहाँ के लोगों ने, कौन सा क्षेत्र, जहाँ आज भारत है, जहाँ के लोगों ने ये अंक बनाए हैं, तो इसलिए इनको नाम दिया गया है हिंदू संख्यांक। इसमें आपको हिंदू मुस्लिम वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। समझ में आ रही चीज है? हाँ सर, हमें अब समझ में आ रही है। एक बार क्विक रिवीजन करवा दूं क्या आपका? करवा दे भी। लगभग 2000 साल पहले भी क्या हुआ, हमें एक अभिलेख मिला जिसमें 9 अंकों का जिक्र था। भी जीरो को हम डॉट के लिए रखते थे। लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास क्या किया, जो हमारा आर्यभट्ट था उसने 10 अंकों का प्रयोग करके संख्या पद्धति बना दी। भी उस संख्या पद्धति में 8वीं शताब्दी में किसने सीखा, अरबों ने सीखा। और 12वीं के शताब्दी के आसपास अरबों से किसने सीखा, अरबों से सीखा यूरोप वालों ने। और यूरोप वालों ने पहले तो इसका अनुसरण नहीं किया क्योंकि उनके पास कौन सी पद्धति थी गिनती के लिए, रोमन पद्धति थी। भी ठीक, फिर लेकिन जो 17वीं शताब्दी में जब आपका उन्होंने थोड़ा विकास किया, साइंस बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि रोमन पद्धति काम की नहीं है। भी तो उन्होंने फिर इस पद्धति को अपनाया। अब यूरोप वालों ने कहाँ से सीखा, अरब वालों से। तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, इन्होंने इसका नाम दे दिया अरब संख्याएं। अरब न्यूमरल्स की अरबियों के हैं। भी लेकिन बाद में जब पता चला कि अरब वालों ने तो भारतीयों से सीखे हैं, तो इनको भारतीय संख्या कहने जाने लगा, हिंदू संख्या जाने लगा। लेकिन आपको यहाँ एक सुधार करना पड़ेगा, जो हिंदू संख्यांक का मतलब है कि ये हिंदू संख्याएं नहीं है, हिंदू धर्म वालों की नहीं है, ये उस सभी लोगों का योगदान या फिर उस क्षेत्र से बात है कि जो आपका यहाँ पर रहता था, सिंधु नदी के आसपास रहता था ना, ये आपका हिंदू क्षेत्र था। भी चीजें क्लियर आपकी? हाँ जी। भी अब एक बार इन अंकों को देख लीजिए भी कि किस प्रकार अंक थे। स्टार्टिंग में अंक आपके इस प्रकार थे, ब्राह्मी लिपि जी आपने सुनी होगी, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, उसमें तो उसमें ये अंक है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये ब्राह्मी लिपि में है। भी और ये आपके हिंदू ग्वालियर लिपि में अभी तक आपको एक जैसा मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ आपको मैचिंग लग रहा होगा। भी यहाँ पे तो 3 का, तो ये तो कोई ब्राह्मी लिपि में तो कोई मैच ही नहीं हो रहा। देख जूम करता हूँ आपको भी, यहाँ पर तो आपका मैच हो ही नहीं रहा। अभी 1 2 3 आपको 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे जीरो आ गई। भी आपकी यहाँ पे जीरो डॉट के रूप में आ गई। इसमें हिंदू ग्वालियर भाषा, ये कौन सी हिंदू ग्वालियर लिपि है। भी उसके बाद संस्कृत, संस्कृत भी नहीं, संस्कृत में देखिए ये रहे आपके अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो आपकी ये रही। उसके बाद पश्चिमी अरबी भी, जिसको गुबर भी बोला जाता है। भी क्या बोला जाता है, गुबर बोला जाता है। ये अंक है 1 2 3 4, यहाँ से मैच होने स्टार्ट हुए। देखिए यहाँ से संस्कृत में आपका 3 4 5 ये मैच हो रहे हैं, यहाँ से आपके 6 7 8 9। और ये पूर्वी अरबी है। भी पूर्वी अरबी में इस प्रकार लिखे जाते थे। और 11वीं शताब्दी में इस प्रकार ये एपिसस भी, ठीक है। और 15वीं शताब्दी में आपके 1 2 3 4 5 6 ये थोड़े से मैच हुए। और लगभग 16वीं शताब्दी में इसको डेयर बोला गया। ये पूरी तरह से आपकी भाषा के शब्द जो आज पढ़ते हैं, मतलब कि आप जो अंक पढ़ रहे हैं ना, उनका प्रचलन कब हुआ है, उनका प्रचलन लगभग लगभग आपका ये मान लीजिए 16वीं शताब्दी, मतलब 500 साल पहले ही ये अंक इस तरह से लिखे जाने लगे हैं। उससे पहले इस प्रकार से ये अंक लिखे जाते थे। भी तो मैंने बताया था आज का लेक्चर प्योर आपका क्या है, समझने का है, कुछ नहीं करना। आप इतिहास समझ रहे हैं सिर्फ। भी ये मान लीजिए आपकी एक इतिहास की क्लास थी आपकी भी ये। भारतीय अंक प्रणाली को वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने से पूर्व विभिन्न जन समुदाय संख्याओं को दर्शाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते होंगे। भी अब देखिए कि जब संख्याएं भारत में नहीं बनी थी। भी अब है कि भारत ने 2000 साल पहले संख्याएं बना ली थी, लेकिन उससे पहले भी तो गिनते होंगे। तो अनेक विधियों का प्रयोग करते थे। हम में से उस कुछ विधियों की संक्षेप चर्चा करेंगे। इन
पद्धतियों को हम कालानुक्रम में नहीं बल्कि ऐसे क्रम में देखें जो संख्या निरूपण की अवधारणा के विकास को चरणों में दर्शाते। इसने कहा कि इसमें हम काल के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे संख्याओं का विकास किसका आधार पे हुआ है, उसके अनुसार हम इसको पढ़ेंगे भी। आइए सबसे पहले हम दिए गए संग्रह में वस्तुओं की संख्या गिनने और निर्धारित करने के लिए आवश्यक कुछ मूलभूत विधियों की खोज करते हैं भी। तो हमने कौन सी स्टार्टिंग में किस प्रकार से गिनती करनी स्टार्ट की, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गणन की क्रिया विधि भी क्या है आपकी, गणन की क्रिया विधि भी। तो मेरे हिसाब से आज के लिए आपका लेक्चर पर्याप्त होगा भी। काफ़ी कुछ आपने सीखा, आपने मेसोपोटामिया वाले सीख लिए कि अंक किस प्रकार से लिखे थे, और आपने ये देख लिया कि अंकों का विकास किस प्रकार से हुआ। 2 किताबें आपको याद रखनी है भी। 2 किताबें कौन-सी? एक ख्वाज़मी की आपको याद रखनी कौन-सी? कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमेरल्स। एक आपको याद रखनी है किरी की भी। किरी की कौन-सी थी? आपको हल्का-फुल्का याद रहेंगे ना, यूज़ ऑफ हिंदी न्यूमेरल्स, ये भी। ठीक है, तो ये किताबें आपने देखा किस प्रकार से भारत से यूरोप में अरब में गई, अरब से यूरोप में गई, यूरोप वाले ने उसको अरबी अंक कह दिया। फिर इतिहासकारों को अपनी गलती का आभास हुआ कि ये आपके अरबी संख्याएं नहीं है, ये आपकी हिंदू संख्याएं हैं भी। और हिंदू का मतलब हिंदू धर्म नहीं, हिंदू क्षेत्र है आपका। चीजें क्लियर? तो कल हम करेंगे गणन की क्रिया विधि भी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।